Today we start IPC, Indian Penal Code. आईपीसी के बारे में मशहूर है, जिसको आईपीसी पढ़ने आ गई उसको लॉ पढ़ना आ गया। जो आईपीसी को इंटरप्रेट कर सकता है वो कोई भी लॉ इंटरप्रेट कर सकता है। सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, सीधे लॉ है। अगर कोई घुमाव वाला लॉ है वो है आईपीसी। वी विल सी, आगे देखेंगे आप मेरे साथ। We have a long journey of IPC which we are starting today, and we will see that how every word changes the meaning. That we'll see later. शुरुआत हम करते हैं right from the very basics. Let's go to the law of crimes. उसकी शुरुआत है क्या, penal codes होते क्या हैं, क्यों हैं, ये बेसिक्स पे जाते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा राइट टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सबसे पुराना स्टोन एज का मैन था, जो पैलियोलिथिक मैन था, सबसे पुराना, या उसके बाद इवन मिजोलिथिक, तब भी हम देख लें, एक ही राइट था, और वो राइट क्या था? माइट। माइट वॉज राइट। सो ऑल राइट्स बिलोंग टू दोज पीपल हु हैड माइट। आहिस्ता आहिस्ता जैसे सोसाइटी बढ़ी, सिविलाइजेशन बढ़ा, जरूरत पड़ी एक सोशल ऑर्डर की। सोशल ऑर्डर के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए था। सोशल ऑर्डर वो होता है जो सब लोग माने। कैसे मानेंगे? खासकर ऐसी चीजें जो हम, कुछ एक्ट्स या ओमिशंस। कोई ऐसा आदमी हो जो बोले कि ये आपको नहीं करना। बी, उस आदमी की बात सब माने। और सी, अगर आप तोड़ोगे, अगर आप वो नहीं मानोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ये बेसिक्स है। अगर हम बिल्कुल एंशिएंट हमारी सिविलाइजेशंस में जाएं, रोमन सिविलाइजेशन ले लो, वैदिक सिविलाइजेशन ले लो, बाइजेंटाइन एम्पायर देख लो, कोई भी देख लो, वो एम्पायर क्यों बने, वो सिविलाइजेशंस क्यों बनी? क्योंकि उनके अंदर एक कोहेसिव ऑर्डर था, जिसको हम कहते हैं सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर कौन लाएगा? सोशल ऑर्डर एक ऐसा आदमी लाएगा जिसकी बात सब मानने को तैयार है। ऑस्टिन के वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, जूरिस्प्रूडेंस वाले ऑस्टिन की, तो वो आदमी था सॉवरेन। अगर मैं वैदिक एज की बात करूं तो वो आदमी था राजन। सिमिलरली अगर आप रोमन एम्पायर में चले जाओ, रोमन एम्परर्स हैं, तो बेसिकली एक ऐसा आदमी था जो सोशल ऑर्डर के नॉर्म्स सेट करता था। जो ये हमारा कंसेप्ट है सॉवरेन का, ये चेंज होता गया। सॉवरेन चेंज होते गए। सॉवरेन पहले एक इंसान था, एम्परर था, राजन था। आहिस्ता आहिस्ता सॉवरेनिटी के कंसेप्ट विद द एडवेंट ऑफ सोसाइटी चेंज होते गए। स्टेट, डेमोक्रेसी, वी द पीपल, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, सॉवरेन बन गए। कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में, मोनार्की में, या जैसे कि वो एक नॉर्थ कोरिया में हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक ऑटोक्रेट है, किम जोंग। ये सब सॉवरेन्स हैं। कायदे से सॉवरेन का काम क्या है? वो एक्ट या ओमिशन तय करना
आई एम यूजिंग टू वर्ड्स, एक्ट और ओमिशन। वो एक्ट या ओमिशन तय करना जो आप नहीं करोगे। सो वो एक्ट्स जो आप नहीं करोगे या वो ओमिशन जो आप नहीं करोगे, ये तय करेगा। और अगर आप करोगे तो फिर एक प्री डिटर्मिन्ड, निर्धारित सजा मिलेगी। वो सजा डेथ पेनल्टी भी हो सकती है और छोटा सा फाइन भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो कायदे से एक सॉवरेन होगा जो एक्ट्स और ओमिशंस कौन से करने और कौन से नहीं करने डिटर्मिन करेगा। और अगर आप उनको तोड़ते हो तो फिर पनिशमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल ऑर्डर को कहते हैं पीनल कोड। जिस देश का पीनल कोड होता है उस देश का इंडियन पीनल कोड, बांग्लादेश पीनल कोड, श्रीलंका पीनल कोड। हर मोनार्क, हर सॉवरेन, हर वी द पीपल अपने मुताबिक देखेंगे कौन से एक्ट्स और ओमिशंस नहीं करने। तो कायदे से अगर हम देखें, हर देश का पीनल कोड इज अ हैंडल with which social order of that country can be maintained. मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। शुरुआत कहां से हुई? What is the difference between three words? Crime, morality, offense. ये तीन वर्ड्स। शुरुआत हुई हमारी मोरालिटी से। जब हमने इंसान को बांधना था सोशल ऑर्डर में, तो हमें क्या चाहिए था? एक डर। यह हमेशा याद रखना है कि इंसान डर पे ज्यादा काम करता है। यह इंसान की एक बेसिक नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है। ही वर्क्स ऑन फियर। इसीलिए कंसेप्ट पनिशमेंट का है। जब सोसाइटी बनी, सिविलाइजेशन बनी, तो पहला डर किस चीज का डालना था? एक जो सबसे पुरानी चीज सिविलाइजेशन के साथ साथ चली, वो था रिलीजन। रिलीजन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल कोहेसिव फोर्स। रिलीजन के अंदर, हर रिलीजन में एक चीज कॉमन है, सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल का डर। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान की लाठी पड़ेगी। डर। और ये डर हर जगह है, चाहे हम हिंदुइज्म में आ जाएं, चाहे हम इस्लाम में चले जाएं, चाहे हम क्रिश्चियनिटी में चले जाएं। All religions have this basic aspect of thou shalt not. And if you do, it's a sin. और फिर sin की अलग अलग वेरिएशंस हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी में जाएं तो हेल के वेरिएशन में जलती हुई आग है, जहां जिस दिन हमारा डे ऑफ रिसरेक्शन होगा, उस दिन हम गरम तेल में तले जाएंगे, गरम आग में रोस्ट किया जाएगा, वगैरह वगैरह। सिमिलरली, द कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल, पनिशमेंट, हेल, पनिशमेंट, शुरू से इंसान के दिमाग में एक चीज डाल दी गई, ये अगर काम किया तो वो जो दिखता भी नहीं है, पनिशमेंट आपका पक्का है।
यहां से कंसेप्ट उठता है मोरालिटी। मोरालिटी एक जीनस है। अगर जो चीज रिलीजन ने, मोरालिटी ने कह दिया दाउ शैल्ट नॉट, आप कर रहे हो, ऐसी चीज पनिशेबल है। ऐसी चीज पनिशेबल अंडर कोई स्टैट्यूट नहीं है, अंडर अनरिटन लॉ ऑफ रिलीजन। ऐसे एक्ट्स को हम कहते हैं क्राइम। तो जो एक्ट्स मेरे मोरालिटी के खिलाफ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं यहां पे आज लेक्चर देने आ रहा था। रेड लाइट पे एक गरीब सी औरत थी, छोटा सा बच्चा था। उसे मेरा खिड़की खटखटाई, मैंने नीचे किया, कहती सर 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, मुझे पैसे दे दो, ये बच्चा भूखा है, अगर आपने नहीं दिया तो बच्चा मर जाएगा। मैंने बोला काम करके खाओ, आप यंग हो, काम कर सकते हो, ये बेगिंग बुरी आदत है। सपोज नाउ उस औरत को पैसा ना मिले और सचमुच वो इतनी भूखी हो, वो बच्चा इतना भूखा हो, और दोनों इसलिए मर जाएं कि अगर मैंने उसको पैसा दे दिया होता, हो सकता कुछ खा लेते, बच जाते। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बट दिस इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ। क्योंकि कोई मेरा आईपीसी या कोई भी ऐसा मेरे पास कोई स्पेशल या लोकल लॉ नहीं है जो कहता है अगर आपने बेगर को पैसे ना दिए और अगर वो मर गया, आप लायबल होगे। मोरालिटी से निकला क्राइम। क्राइम एक जीनस है। वो क्राइम जो सॉवरेन रिकॉग्नाइज करता है, वो एक्ट जो सॉवरेन कहता है कि करो या ना करो, और अगर नहीं करोगे या करोगे, एज ए केस में भी पनिशमेंट मिलेगी, उसको कहते हैं ऑफेंस। व्हाट इज एन ऑफेंस? An offense is an act or omission which is prohibited by law and made punishable by law. Crime may not be punishable by law. By law here I mean statutory law, not moralistic law. ये डेफिनेशन मुझे कहां मिलती है? जब मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाता हूं, सेक्शन 3 के क्लॉज 33 में, या अगर मैं जाता हूं सेक्शन 2N सीआरपीसी में। What is an offense? An offense is an act or omission prohibited by law and made punishable by law. यहां से एक चीज क्या निकली? क्रिमिनल लॉ का एंड प्रोडक्ट हमेशा पनिशमेंट है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्रिमिनल लॉ इज ऑलवेज punishment. It must be an act which is prohibited by law. And if you infringe, if you do that act despite the law, then it is made punishable by law. ये फर्क है। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं हमारे पास जहां पे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ए का नेबर है, ही इज डाइंग ऑफ स्टारवेशन। ए बहुत अमीर आदमी है, उसके पास इतना अनाज है कि उसमें चूहे खा रहे हैं, पर वो स्टिंजी टाइप का आदमी है, कंजूस टाइप का आदमी है, वो अपने नेबर को खाना नहीं देता। इसके यहां पे अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, उसके साथ में दीवार वाला जो नेबर है वो भूखा मर जाता है। Has A committed an offense?
नो, मेरे पास कोई लॉ नहीं है जो कहता है कि अगर आपका नेबर भूखा मर रहा हो तो आप अपनी बोरियां खोल के उसको अनाज दो. He's committed a crime, not an offense. He's committed a crime against humanity, morality, but not an offense, not punishable by law. एक और केस लेते हैं. ए एक लेक गया हुआ है, लेक के पास खड़ा है. सडनली वो देखता है बी वहीं फिसलता है और उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया और वो पानी में डूब गया. उसका मुंह पानी में है. वो डर के मारे कि और कल को पुलिस के लफड़े होंगे, वहां से भाग जाता है. Has he committed any offense? कोई लॉ नहीं है अभी तक ऐसा कि ऐसा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसको आपको बचाना एक एक्ट है जो आपको लॉ कहता है आपको करना, या नहीं तो पनिशेबल होगा. ऐसा नहीं. अगेन इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मोरालिटी. It is not an offense. So things like ingratitude, avarice, ये जो फॉर एग्जाम्पल जज बन गए. जज बनने के बाद मैं अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता. उन्होंने बहुत पैसा लेके, बहुत लोन्स लेके आपको पढ़ाया. आप जज बन गए, आपको लगता है कि नहीं गांव के लोग हैं, मेरी इंसल्ट होती है. इज इट पनिशेबल एनीवेयर? नहीं, ऑफेंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्राइम है. किस चीज का क्राइम है? क्राइम अगेंस्ट, एज ए सेड, मोरालिटी, ह्यूमैनिटी, ऑल दोस थिंग्स. कभी भी अगर कोई लॉ बनाना है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, तो किस चीज को देखेंगे? सोशल ऑर्डर मेंटेनेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी? पहला, मेरी स्टेट प्रोटेक्टेड रहे. आई शुड नॉट बी वर्किंग अगेंस्ट माई ओन स्टेट. सेकेंड, I have to protect whom? All individuals against individuals. I have to protect the property of all individuals against other individuals. तो मोटा मोटा सोशल ऑर्डर में क्या क्या आएगा? ए, स्टेट को प्रोटेक्ट करना है. बी, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है. इंडिविजुअल को किस चीज में प्रोटेक्ट करना है? उसकी लाइफ और उसकी प्रॉपर्टी. तो कोई भी जो पीनल कोड होगा वो तीन चीजें तो जरूर करेगा. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वाले आपके ऑफेंसेस होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हमेशा, कोई कहेगा मर्डर है, कोई कहेगा रेप है, कोई कहेगा चोरी है, कोई कहेगा डकैती है. नहीं, सबसे डेंजरस ऑफेंस होते हैं अगेंस्ट स्टेट. स्टेट है तो आप हैं, स्टेट नहीं तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं है, आपका वजूद नहीं है. इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीनल कोड्स का पहला ऑफेंस हमेशा स्टेट का होता है, इंक्लूडिंग आईपीसी. आईपीसी का पहला ऑफेंस हम आगे जाके देखेंगे. सेक्शन 121 सबसे पहला, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया. यहां पे मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ? हम अभी हिस्ट्री में आएंगे क्रिमिनल लॉ की, बट अभी मैं एक बेसिक्स की बात कर रहा हूं कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंसेस एंड सिविल रॉन्ग्स, या बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड सिविल जस्टिस सिस्टम. पहला बात है कि दोनों का ऑब्जेक्ट ही डिफरेंट है. क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है?
सोशल ऑर्डर मेंटेन करना कैसे? डिटर करके। कैसे? पनिशमेंट। द एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज ऑलवेज punishment. The end product of civil justice system is either restitution in integrum or compensation or my civil rights. तो क्रिमिनल लॉ का एंड प्रोडक्ट हमेशा पनिशमेंट है। मुझे ऑस्टिन की लाइंस बड़ी अच्छी लगी। आई वुड लाइक टू कोट फॉर दिस फॉर यू। ऑस्टिन ने कहा था, अ रॉन्ग विच इज परसूड बाय द सॉवरेन और हिज सबऑर्डिनेट्स इज अ क्राइम। इन अदर वर्ड्स, इसको मैं लाइन को अगर एक्सप्लेन करूं, वो रॉन्ग जो किंग खुद परसू करता है, किंग या उसके इंसान, उसके जो सबऑर्डिनेट है वो परसू करते हैं, वो एक क्राइम है। यहां से एक कॉरोलरी क्या निकलती है? एक जो ऑफेंस होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता है, उससे सोशल ऑर्डर पे फर्क पड़ता है, पूरी सोसाइटी पे असर डलता है। इसीलिए all offenses are against the state। इसीलिए अगर हम क्रिमिनल लॉ में देखें तो क्या होता है? सो एंड सो वर्सेस द स्टेट वर्सेस सो एंड सो। ऑस्टिन की पहली लाइन इसमें रेलेवेंट है। आगे पढ़ते हैं। अ रॉन्ग विच इज परसूड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंजर्ड पार्टी और इज रिप्रेजेंटेटिव is a civil injury। वो रॉन्ग जो सिर्फ इंडिविजुअल तक ही सीमित है और इंडिविजुअल ही सिर्फ उसको परसू करता है, सिर्फ प्लेंटिव होता है, उसमें स्टेट नहीं आती है। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट होता है बस, ए वर्सेस बी होता है बस, उसको हम कहते हैं सिविल रॉन्ग। सो वो जो पूरा स्टेट फॉलो करता है उसको कहते हैं क्राइम, ऑफेंस। सो वन थिंग वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, an act of an offense is not only an infringement of right of the individual, it is like a stone thrown into a pond, the ripples go all along the pond. Similarly, an offense is like a stone in a pond. When I throw that stone, that I commit that offense, the ripples go all around the pond. Similarly, the ripples of an offense affect the entire pond, which means the society. But in contrast, the infringement of a civil right means it is merely affecting the individual in his personal right. Second person is not even involved in it. I hope everybody's understood the basic first part. Next part. In criminal law, naturally अगर स्टेट के खिलाफ है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? It is always the state. स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? स्टेट आपकी तरफ से कंप्लेंट बनाएगी, एफआईआर लिखेगी, स्टेट आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेट करेगी और स्टेट आपकी तरफ से केस लड़ेगी। कोई भी अगर खर्चा है आपको नहीं करना है, आपको कागज नहीं लाने हैं, आपको विटनेसेस इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको एविडेंसेस इकट्ठे नहीं करने हैं, आपको तो अपना एक स्टेटमेंट देना है, एक एफआईआर लिखवानी है, उसको साइन करना है, उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट होगा 161 सीआरपीसी का, बस। बाकी सब स्टेट करेगी आपके बिहाफ पे।
जो आपके खिलाफ ऑफेंस हुआ है उसको स्टेट देखेगी। इन कॉन्ट्रास्ट सिविल सूट में राइट फ्रॉम द वर्ड ए टू जी सारा खर्चा आप करोगे, प्लेंटिफ करेगा, कोर्ट फीस वो डालेगा, सब कुछ वो करेगा, यहां तक कि डिफेंडेंट को बुलाने का खर्चा भी वो देगा। एक चीज और, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल स्टेट कर रही है, इसीलिए पार्डनिंग पावर भी स्टेट के पास है, आपके पास नहीं है। आपने पैसे खा लिए, आपने कहा कोर्ट को सर चलो छोड़ो जी, मैं तो माफ किया इसको, आपकी माफी नहीं है। नो लेस देन द सॉवरेन कैन फॉरगिव, पार्डन। I should not be using the word forgive, I will use the word pardon. इसीलिए पार्डनिंग पावर सिर्फ दो लोगों के पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, बस। बट सिविल लॉ में कर दो पार्डन, विड्रॉ कर लो सूट को, कोई मना ही नहीं है। ऑर्डर 23 में चले जाओ, विड्रॉल, एडजस्टमेंट, जो करना है करो, कॉम्प्रोमाइज करो, खत्म करो कहानी, आपके हाथ में है। अनदर एस्पेक्ट, एक बिफोर आई गो टू द अदर एस्पेक्ट, एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जो मैं कोट करना चाहूंगा। रमेश कुमार वर्सेस राम कुमार, 1984 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या हुआ, पंजाब का ही मामला है, एक मर्डर हो गया, जो एक्यूज था उसने बहुत बड़ी अपनी एक जमीन गिफ्ट दे दी उसको। उसने कहा जी ये लो, माफ करते हैं, चलो आपको मैं बहुत बड़ा अपना जमीन दे देता हूं, बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने मार दिया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, एक काम करो सर, आप मेरी काफी सारी जमीन ले लो ताकि आपका एटलीस्ट आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। द ऑनरेबल हाई कोर्ट upheld this decision. Supreme Court started the judgment that we are shocked. How can you buy off the criminal justice system? You cannot. ये एकदम मेरे दिमाग में आ गया. So please remember, there is no concept of compromise in criminal law. The only compromise which is possible is under section 320 CRPC, जहां पे जो offenses basically wrongs हैं, जो कायदे से ऑफेंसेस नहीं है, जो सिर्फ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं, सोसाइटी को मोर और लेस इफेक्ट नहीं करते हैं, उनको हमने क्या किया है, उन ऑफेंसेस को हमने कंपाउंडेबल बना दिया है सेक्शन 320 सीआरपीसी में। उनको छोड़ के बाकी जो सारे ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं, उनको आप यू कांट हैव एनी कॉम्प्रोमाइजेस, पैसे ले दे के उनको खत्म नहीं कर सकते। सो एक चीज आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि क्रिमिनल लॉ को तो सफर करना ही पड़ता है। इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द ओनली आंसर फॉर अ रॉन्ग डूअर इज टू सफर द पनिशमेंट. There is no way out unless that the offense is covered by section 320 CRPC. Once we are clear with these basic things, next question ये उठता है कि अगर हम फाइनलाइज करें, अगर हम एक बार रिवाइज करें, what will be an offense? ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का है.
ये बहुत 3-4 बार तो मुझे पता है पूछा गया है. What is the difference between a crime and an offense? Offense के constituents क्या है? An act or omission must have been prohibited by law. That act or omission prohibited by law, the accused has committed. This act or omission's infringement is made punishable by law. Now we have to find out whether he has actually committed that act or not. So what is the procedure to find out whether you have actually committed that act or omission or not? Actually committed or not, actually का मतलब बहुत बड़ा है क्रिमिनल लॉ में. एक्चुअली के अंदर बहुत कुछ आ जाएगा, इंटेंशन आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगा, रीजन टू बिलीव आ जाएगा. आगे जाके हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चंक है मेरे एक एस्पेक्ट लेक्चर का. अब आई वुड जस्ट लाइक टू कवर अप द हिस्ट्री ऑफ क्राइम इन इंडिया. इंडिया में देखते हैं आईपीसी का बर्थ कैसे होता है. अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ क्राइम इन द वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड की बात करते हैं. द लॉ ऑफ एंशिएंट मैन was the law of wrongs. It was not the law of crimes. It was an age of compensation. Every wrong could be compensated. Blood money. मर्डर हो गया तो पैसे दे दो, छूट जाएंगे. बहुत साल, बहुत साल, many centuries, the basic law was the law of wrongs. पनिशमेंट का कंसेप्ट नहीं था. उसके बाद आता है 8वीं-9वीं सेंचुरी के आसपास द लॉ ऑफ पनिशमेंट एंड द लॉ ऑफ क्राइम्स. एक लॉ ऑफ क्राइम्स में बेसिक क्या था? पनिशमेंट. कायदे से अगर हम देखें, पनिशमेंट की थ्योरीज चेंज होती गई. शुरुआत हुई थी रेट्रिब्यूशन से कि आप मुझे पैसा क्या दोगे, मैं खुद अमीर हूं, उसने मेरी आंख निकाली है, मैं उसकी आंख निकालूंगा. आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ. यहां से शुरुआत होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे हम गए, दैट वाज बेसिकली द प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट. जो ऐसा खतरनाक आदमी है उसको जेल में ही बंद कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वो अंदर ही बंद रहेगा. प्रिवेंटिव थ्योरी. उसके बाद आई तीसरी थ्योरी, डिटरेंस थ्योरी. हाउ डू वी डिटर अ पर्सन? स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दे दो, सब डर के रहेंगे, सब दहल के रहेंगे. सो डिटरेंस. और विद द एडवेंट ऑफ सोसाइटी, न्यू आज के दिन हम आते हैं, जब अब आती है हमारी रिफॉर्मेशन थ्योरी. रिफॉर्मेशन थ्योरी बेसिकली ह्यूमनिज्म पे है. हेट द सिन, नॉट द सिनर, ये बेस है. जो भी थ्योरी हम मानना चाहें वो अलग है, हमारी अपनी अपनी मर्जी है हम कौन सी इसको थ्योरी को लेना चाहें. बट जब शुरुआत हुई
तो पनिशमेंट बेसिस था, और पनिशमेंट का एक बेस और इंपॉर्टेंट था जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मेरी से टकराओगे, कोई चोट लगी, इसको तोड़ दो। बड़े इंटरेस्टिंग हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। बग्गी से चोट लगी, बग्गी को तोड़ के फेंक दिया पहाड़ से। इफ अ मैन और अ वुमन वाज किल्ड बाय एन ऑक्स, द ऑक्स शुड बी स्टोन टू डेथ। एक किसी का एस गधा किसी के दूसरे फील्ड में चला गया, उसका एक कान काट दिया। दोबारा किसी और के फील्ड में चले गया, दूसरा कान काट दिया। ये सब रिपोर्टेड केसेस हैं। 1266 का केस है। एक पिग ने एक बच्चे को काट लिया, उसको जिंदा जला दिया गया। 1389 का केस है एक मेरे पास, मॉन्टबार का, मैजिस्ट्रेट ऑफ मॉन्टबार। He gave a death penalty to a horse. He was tried and given death penalty for kicking a man to death. इसका बेस क्या था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जो करेगा वो भरेगा, चाहे वो एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो, और चाहे वो इंसान हो। तो जो करेगा वो भरेगा बेस था, शुरुआत थी। और बहुत, जैसा कि मैंने बोला, 1389 का मेरे पास मैजिस्ट्रेट ऑफ मॉन्टबार का एक रिपोर्टेड केस है जहां हॉर्स को डेथ पेनल्टी दे दी गई। जैसे जैसे देयर वाज अ टाइम कॉल्ड डार्क एजेस। डार्क एजेस में क्या था? रूल ऑफ द चर्च। आपको देखना है कि आप इनोसेंट हैं कि नहीं। तो आपका, अगर आपने चोरी की, आप पे कोई इल्जाम है, तो हम आपके हाथ पे जलता हुआ सिक्का रख देते हैं। अगर आपका हाथ नहीं जला तो आप सही हैं। अगर कोई कह दे कि सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, वो कहते हैं नहीं नहीं वेस्ट से उगता है, आपने ईस्ट कह दिया तो ब्लास्फेमी है, आपको जिंदा जला दिया जाएगा। चाहे जोन ऑफ आर्क हो या जो भी हो, वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस absolute lack of rational thought. Nothing at all. उसके बाद इनको इसीलिए डार्क एजेस कहते हैं, क्योंकि सन्नाटा था, अंधकार था, कोई जगह नहीं थी पूरे विश्व में। There was no place for reason. There was no place for rationalism. और तब एक सूरज उगता है, रिनाइसेंस। डार्क एजेस के बाद जो सूरज उगा, रिनाइसेंस का सबसे बड़ा एस्पेक्ट था रीजन। माय रीजन, रैशनलिज्म। नेचुरली उसका असर आना ही था क्रिमिनल लॉ पे। अब लोगों ने पूछना शुरू किया कि एक आदमी जो सोच समझ के मर्डर कर रहा है, और एक आदमी जिससे गलती से मर्डर हो गया, और एक आदमी जिसको पता भी नहीं है एक्सीडेंट से हो गया, इन तीनों को हम बराबर कैसे रख सकते हैं? तीनों को फांसी देना गलत है। हमें देखना पड़ेगा उसके माइंड में क्या चल रहा था। यहां कंसेप्ट शुरू होता है माइंड का क्रिमिनल लॉ में, और यहां से उठता है हमारा एक वर्ड जो क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बेस वर्ड है, मेंस रिया, गिल्टी कॉन्शियंस। मेरी गिल्टी कॉन्शियंस है तो कितनी गिल्टी कॉन्शियंस है? शेड्स आ गए, क्या बिल्कुल ब्लैक, या कम ब्लैक, या लाइट ग्रे? सजा वैसे ही मिलेगी। यही लॉ हमारा लास्ट फेज का लॉ है, क्रिमिनल लॉ का, जहां पे पहली बार
माइंड का कंसेप्ट, रीजन का कंसेप्ट, रैशनल कंसेप्ट आता है। ये कंसेप्ट बहुत जल्दी फैलता है पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है क्योंकि सेंस बनती है। एक आदमी जो बिल्कुल प्लानिंग से मर्डर कर रहा है और एक आदमी गमला गलती से नेग्लिजेंटली बाहर रख देता है, खिड़की के बाहर हाथ लग जाता है, नीचे गिरता है, किसी के सिर पे गिर जाता है, वो मर जाता है। इन दोनों को बराबर कैसे रख सकते हैं हम? इसीलिए कंसेप्ट आ गया मेंस रिया। पूरे दुनिया में ये एक्सेप्ट हुआ। इसका पहला जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हमें मिलता है 1798 में इन अ फेमस केस ऑफ फाउलर, FOWLER वर्सेस पैजेट, PADGET। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में आया हुआ है। फाउलर और पैजेट किस चीज से डील करता है? एक्टस नॉन फैसिड मेंसिट्रिया। ये हम बाद में बात करेंगे। पहली बार रैशनलिज्म आता है और इसीलिए पहली बार माइंड का कंसेप्ट क्रिमिनल लॉ में आता है। कहां तो था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। दीवार को भी तोड़ दो, घोड़े को मार दो, पिग को मार दो, गधे के कान काट दो। अब सब चीजें माइंड, मंशा क्या है उसकी, वो इंपॉर्टेंट होता है। राज भी इसी चीज पे चलता है। ये जो हमारी बात, मैं अभी बात कर रहा हूं माइंड की, माइंड के आगे और परतें खुली। और परतें क्या खुली? माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। माइंड के 3 पार्ट्स बने इंटेंशन, उससे नीचे आया नॉलेज, और उससे नीचे आया रीजन टू बिलीव। ये तीनों अब क्रिमिनल लॉ का पार्ट बन जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आईपीसी इनको एक वर्ड में डिफाइन करता है, वॉलंटरली। आगे जाके देखेंगे। अभी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, मैं ज्यादा जार्गन में नहीं जाना चाहता हूं। वी शुड सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स, नॉट मेक कॉम्प्लेक्स सिंपल थिंग्स। अब मैं आता हूं क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। अगर हम एंशिएंट इंडिया में जाएं तो मनुस्मृति में 18 हेड्स दिए गए हैं लॉ के। उनमें एक हेड क्रिमिनल लॉ से डील करता है। तो राइट एज अर्ली एज मनुस्मृति हमारे पास असॉल्ट, डिफेमेशन, थेफ्ट, चीटिंग, ट्रेसपास, गैम्बलिंग, violence to the body, robbery, adultery, all these are crimes. And punishments ranged from rebuke, डांटना, fine, forfeiture of property, corporal punishment, bodily punishments, imprisonment, banishment, देश निकाला, mutilation, even death. तो ये जो पनिशमेंट का कंसेप्ट है, ये हमारे पास कायदे से मनुस्मृति से मिलता है। एज अर्ली एज मनुस्मृति, हजारों साल पहले, कितने 100 साल पहले की बात। पहला जो कोशिश की गई एक हिंदू कोड, क्योंकि इंडिया में 90% से ज्यादा हिंदू थे, तो अंग्रेजों ने पहली कोशिश की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उसने जो बनारस के जितने भी ब्राह्मण थे उनको बोला एक हिंदू क्रिमिनल लॉ लिख दो जो आपके हिंदू ग्रंथों पे बेस्ड है। तो एक पहला उन्होंने जो अपना लिखा
कंपाइल किया, एक हिंदू कोड जो बनाया गया, उसका नाम था जेंटू कोड, GENTOO, जेंटू कोड। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि कभी आपने कोई, खासकर जब आपको इंटरव्यू में पूछते हैं विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, आप कहते हो सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो क्रिमिनल लॉ है। अच्छा, जेंटू कोड के बारे में सुना है कभी? ऐसे आंसर्स अगर आप दे देते हो इंटरव्यू में, आपका स्टॉक एकदम हाई चला जाता है कि इसको जेंटू कोड भी पता है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो एक ब्राह्मण्स ऑफ जो थे हमारे यूपी के, खासकर जो बनारस के एरिया के स्कूल के, उनको बोला एक हिंदू कोड बनाओ, एंड दे नाउ रोट द फर्स्ट जेंटू कोड, जो कायदे से एक हिंदू लॉ था ऑन एंटायर क्रिमिनल लॉ। और इस कोड में मर्डर की डेथ पेनल्टी दी गई थी। तो डेथ पेनल्टी कायदे से अगर हम थोड़ा कोडिफिकेशन देखें तो जेंटू कोड में ही मर्डर की डेथ पेनल्टी आ जाती है। हाउस ब्रेकिंग की, हाईवे रॉबरी की भी डेथ पेनल्टीज दी गई थी। बट एनीवेज, हम इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इतना पता होना चाहिए कि जेंटू कोड कायदे से पहला हिंदू कोड था जो बनारस के ब्राह्मण्स ने बनाया एट द बिहेस्ट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। उससे पहले अगर हम, ये तो था हिंदू लॉ, अगर हम बात करें मोहम्मदन लॉ की, मुस्लिम लॉ जो था वो कायदे से जो लॉ ऑफ क्राइम्स है इन मुस्लिम लॉ दैट एमनेट्स फ्रॉम द होली कुरान, शरीयत। मैं आपको मुस्लिम लॉ पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बात करेंगे। मुस्लिम लॉ में कायदे से देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेस: the Holy Quran, the Sunnah of the Prophet, which contains his hadiths, the Ijma, consensus of the learned, and the Qiyas, which is basically justice, equity, and good conscience. उनके बेस पे जो चीजें शरीयत में लिखी गई थी वो सारे ऑफेंसेस थे। उनकी पनिशमेंट्स भी होली कुरान में लिखी गई हैं। अगर हम इसको क्रिमिनल लॉ को देखें, अगर हम उसमें से कंडेंस करें, एक चीज हमें याद रखनी है, मुस्लिम लॉ में कोई क्रिमिनल लॉ अलग तरीके से नहीं लिखा गया। और एक चीज और याद रखनी है, शरीयत एक क्रिमिनल लॉ नहीं है। नॉर्मली जो यहां रहते हैं इंडिया में, जिन्होंने ज्यादा शरीयत के बारे में नहीं पता, वो सोचते हैं शरीयत मीन्स हाथ पैर काटना वगैरह वगैरह। क्रिमिनल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ एक बिल्कुल मिनिस्क्यूल पार्ट है शरीयत का। शरीयत बेसिकली इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ अ मुस्लिम, उसका एक पार्ट है लॉ, और उस एक पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ एज अ लॉ नहीं है। उनकी आयात में एक चीज आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आप चोरी नहीं करोगे, अगर चोरी करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे। आप अडल्ट्री नहीं करोगे, अगर अडल्ट्री करोगे तो आपको स्टोनिंग बाय डेथ होगा। तो इस तरह से एक स्पेसिफिकली, जैसे कहते हैं सेक्शन सो एंड सो ऑफेंस, ऐसा नहीं है। उसके अंदर बिहेवियर के अंदर ही उसकी पनिशमेंट गिवन है। सो दैट इज व्हाई वी कैन डिवाइड कि द एंटायर लॉ ऑफ क्राइम्स, अगर हम उसमें से कल आउट करें होली कुरान में से, तो हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम करेंगे किसास। किस्सा वो होते हैं जहां पे, तो बेसिकली अगर हम देखें तो मुस्लिम लॉ का जो लॉ है वो बेसिकली बेस्ड ऑन मोर और लेस ऑन पनिशमेंट्स। तो किस्साज वो वाले ऑफेंसेस है जहां पे रिटेलिएशन है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ है। तो उसमें कौन से ऑफेंसेस आते हैं, वो आगे किस्साज में। सिमिलरली जहां हद की बात करें, सेकंड हद वो ऑफेंसेस हैं जहां पे स्पेसिफिक पेनल्टीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, थेफ्ट करेगा तो हाथ काट देंगे, अडल्ट्री करेगा तो स्टोन टू डेथ कर देंगे, जहां पे स्पेसिफिक पनिशमेंट्स दी गई हैं। और तीसरा जो हम इसको हेडिंग दे सकते हैं वो है ताजीर, TAZEER। ताजीर मीन्स बेसिकली
डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट्स, छोटे ऑफेंसेस होते हैं जहां पे काजी की या जो भी काजी का काम कर रहे हैं उनका वो प्रेरोगेटिव है कि कितनी पनिशमेंट देनी है. इन अदर वर्ड्स डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट्स. एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुस्लिम लॉ में कल्पेबल होमिसाइड बहुत ब्यूटीफुली वेल ग्रेडेड है. होमिसाइड के 5 ग्रेड्स हैं और मुझे तो बहुत बार लगता है कि जो हमारा सेक्शन 299 और 300 है उसमें मैकॉले मस्ट हैव ड्रॉन हेविली ऑन दिस. मेरे अपनी पर्सनल फीलिंग है ये, क्योंकि जब मैं ये पढ़ता हूं एग्जैक्टली यही चीजें वहां मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल कत्ल अमद मीन्स सोची समझी होमिसाइड विद अ डेंजरस वेपन, गन, स्वर्ड वगैरह. कत्ल शब्बा अमद, होमिसाइड बाय अ वेपन विच इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ, जो बेसिकली नॉलेज में जाएगा, हम आगे देखेंगे. कत्ल खता, गलती से होमिसाइड हो गया. उसके बाद इनवॉलेंटरी होमिसाइड, एक्सीडेंटल होमिसाइड. 5 तरह के होमिसाइड्स दिए गए हैं. And that is the reason why we have a very well developed law of homicide, culpable homicide in section 299 and 300. जब हम पढ़ते हैं तो बहुत मुझे बार बार मुस्लिम लॉ याद आता है. जब मैं वहाँ डिटेल पढ़ता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली ध्यान खिंचा जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे भी 5 ग्रेड्स दिए गए थे, जो काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं मैकॉले मस्ट हैव ड्रॉन फ्रॉम दिस. अगर मैं आता हूँ ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया जब आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी नेचुरली रूल कर रही थी. तो प्रेसिडेंसीज में कॉमन लॉ चलता था, क्रिश्चियंस के लिए कॉमन लॉ चलता था. मुफसिल्स में बाहर, प्रेसिडेंसीज के बाहर हिंदूज पे हिंदू लॉ चलता था, मुसलमानों पे मुस्लिम लॉ चलता था. हाउएवर जो पहला एक सिस्टम बनता है वो आता है हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से. दिस इज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया. अब क्या होता है, पहली बार इंडिया में जिसको हम कहते हैं फौजदारी अदालत, वो शुरू होती है. हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्रिमिनल कोर्ट बन गया अलग. पहले क्रिमिनल कोर्ट्स अलग नहीं होते थे. अब 1773 के पासिंग के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, अब हमारे पास अलग क्रिमिनल कोर्ट्स बनते हैं कॉल्ड फौजदारी अदालत. उसके अंदर क्या होता था, यूरोपियन कलेक्टर हेड करता था और उसकी मदद करते थे 2 मौलवी और पंडित. एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो था पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बनता है कि अगर नीचे कोई गलती है तो उसके ऊपर कोई एक एपेलेट कोर्ट होना चाहिए. ये कंसेप्ट नया था इंडिया में और इसीलिए इंडिया में आता है निजामत सदर अदालत, पहला इंडिया का सुप्रीम कोर्ट. निजामत सदर अदालत, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन. ये पहला सुप्रीम कोर्ट है जो कलकत्ता में एस्टैब्लिश होता है ऑन 26 मार्च 1774. तो वी हैव फौजदारी कोर्ट्स and now we have one Supreme Court looking after all the appellate aspects, and that is now established at Calcutta as Nizamat Sadar Adalat. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रिफॉर्म्स आते हैं और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है वो होता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे. लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो जुडिशियल रेगुलेशंस हैं वो बहुत फेमस है.
हर जिला में, अब जिला बन जाते हैं और हर जिले में एक क्रिमिनल कोर्ट होगा। वो जो जिले का क्रिमिनल कोर्ट है उसको आज हम नाम देते हैं सेशंस कोर्ट, यहां से आता है। सो कॉर्नवालिस के जुडिशियल रेगुलेशंस में हर जिले में एक क्रिमिनल कोर्ट होगा, विच विल बी हेडेड बाय अ यूरोपियन, असिस्टेड बाय 3 एक्सपर्ट्स ऑफ हिंदू लॉ एंड ऑफ मुस्लिम लॉ। पहली बार 4 एपलेट कोर्ट बनते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट था, 4 एपलेट कोर्ट बनते हैं। कहां बनते हैं? कलकत्ता, ढाका, पटना एंड मुर्शिदाबाद। पहली बार 4 एपलेट कोर्ट्स का कंसेप्ट आता है। ये सारे जो एपलेट कोर्ट्स हैं अब दे आर ऑल अंडर निजामत सदर अदालत एट कलकत्ता, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बन गई इंडिया में, यहां से हायरार्की शुरू होती है। सो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि पहला इलैबोरेट सिस्टम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया इज नाउ एस्टैब्लिश्ड। इसके बाद 2 और सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट तो था कलकत्ता में, जो मैंने आपको बताया था कि 26 मार्च 1774 को एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद अब 3 प्रेसिडेंसीज थी, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट वहां, 2 और चाहिए थे। तो अगला बनता है मद्रास में, सेकंड प्रेसिडेंसी में, इन 1800, 26 दिसंबर 1800 दूसरा सुप्रीम कोर्ट मद्रास में बनता है। और तीसरी प्रेसिडेंसी यानी बॉम्बे में 8 दिसंबर 1823। सो all the 3 presidencies had 3 separate supreme courts. इसके बाद आता है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट क्या करता है कि हर प्रोविंस के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट खड़ा कर देता है और तीनों सुप्रीम कोर्ट्स को एबॉलिश कर देता है। So the Indian High Courts Act 1861 made provisions for a separate high court in all provinces and now finished the concept of supreme courts in all the 3 presidencies, यानी कि supreme courts of Calcutta, Madras and Bombay are cancelled, खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ रह जाते हैं हाई कोर्ट्स, और अब उनके ऊपर अगर किसी ने जाना है प्रिवी काउंसिल जो लंदन में बैठती थी। इसी तरह से चलता रहा राइट टिल 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 में आता है तो फिर वापस फेडरल कोर्ट बनता है, और वो फेडरल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म हो जाता है और उसकी जगह बन जाता है सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अभी प्रेजेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट है, 28 जनवरी 1950 पहली सिटिंग होती है। यहां मुझे एक चीज और बतानी होगी। ब्रिटिश ने ट्राई किया था एक कोड बनाने का 1827 में, और बॉम्बे का एक कोड बना भी था। दिस वॉज कॉल्ड द बॉम्बे कोड ऑफ 1827, ऑल्सो कॉल्ड एल्फिंस्टन कोड, ELPHINSTONE, एल्फिंस्टन कोड। ये बॉम्बे के मुफस्सिल्स के लिए बनाया गया था, और ये एक कोडिफाइड लॉ था जो बॉम्बे में चलता था, मुफस्सिल्स में चलता था, और वो मोहम्मदन लॉ के ऊपर उसको सुपरसीड करता था। क्योंकि सी प्लीज रिमेंबर, हमारा बहुत देर तक मुस्लिम लॉ चल रहा था क्योंकि मुगल रूल था। 1857 तक
तो मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल बादशाह जो 1857 के जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसके बाद ही वॉज नाउ सेंट टू बर्मा रंगून आफ्टर दे लॉस्ट। दोनों उसके जो लड़के थे उनको वहीं फांसी दे दी गई थी अजमेरी गेट पे। तो बिल्कुल एक वंश खत्म कर दिया था मुगल्स का 1857 के बाद। So I hope everybody is now clear about all these aspects. Let us come to the last part, which is IPC. The birth of IPC. IPC का birth का genesis है the Charter of 1833. 1833 के चार्टर में पहली बार फर्स्ट लॉ कमीशन का प्रोविजन आता है और उसके फलस्वरूप इन 1834 हमारी पहली लॉ कमीशन बनती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, टी.बी. मैकॉले। और पहला काम जो इनको दिया जाता है वो है एक इंडिया के लिए पीनल कोड लिखना है। This law commission started writing immediately और 1837 में आईपीसी लिखी गई थी, ड्राफ्ट आईपीसी लिखी गई थी। This draft IPC remained in cold storage क्योंकि नेचुरली मुगल राज चल रहा था, एक इंडिया में कैसे अप्लाई करते हो, पॉसिबल नहीं था। बट जैसे ही 1857 का रिवोल्ट खत्म होता है और अब इंडिया पासेस अंडर द क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो अब झड़ी लग जाती है सारे ब्रिटिश लॉज की। और सबसे पहला जरूरत क्या थी, इंडिया में एक कॉमन लॉ होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए पीनल कोड। और इसीलिए आईपीसी जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जनवरी 1857 में रीडिंग होती है उसकी, और 6 अक्टूबर 1860 1860 इट इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो डेट ऑफ जो इफेक्टिव डेट थी वो रखी जाती है 1 मई 1861। बट देन द जजेस से कि सर टाइम बहुत कम मिल रहा है, हमें 6 महीने और चाहिए, इसीलिए 6 महीने बढ़ा दी गई। एंड दिस आईपीसी, दिस कोड comes into vogue on 1st January 1862। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है। सो 1 जनवरी 1862 को आईपीसी comes into existence। कायदे से 1834 से 1860 इतना टाइम लगा आईपीसी को। बट आईपीसी इतनी ब्रिलियंटली रिटन है, हम देखेंगे एक एक वर्ड आगे जाके, उसमें कोई जगह ही नहीं है कोई चेंज करने की। इट इज इंडीड अ ट्रिब्यूट टू मैकॉले एंड आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ मैकॉले बिकॉज ऑफ दिस रीजन। हर लॉ में मैं गलतियां 100 निकाल सकता हूं, बट इस लॉ में बहुत मुश्किल है एक वर्ड की भी गलती निकालनी। एक दो जगह छोड़ दो, उसकी जगह कोई गलती नहीं है। एंड इट इज इंडीड अ ट्रिब्यूट टू द जीनियस ऑफ मैकॉले कि सिर्फ 3 चेंजेस हुए हैं, सिर्फ 3 चैप्टर ऐड हुए हैं आज तक। 1862 से आज तक 3 चैप्टर सिर्फ ऐड हुए हैं। कौन से? एक पहला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 1913 में ऐड हुआ, एक चैप्टर ऐड हुआ इलेक्शन का क्योंकि उस टाइम इलेक्शंस नहीं थे नेचुरली, और जो तीसरा चैप्टर ऐड हुआ क्रूअल्टी अगेंस्ट मैरिड विमेन। तो चैप्टर 5A, चैप्टर 9A और चैप्टर 20A एक एक छोटे 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 सेक्शंस या एक एक सेक्शन के पार्ट्स हैं। इतना ही चेंज आया है इसमें, नहीं तो वैसे की वैसी है। In fact, with due apologies to all the persons who have amended the IPC 2013 या जो भी है,
इतनी गलतियां हैं उसमें, हम देखेंगे। एक लाइन भी सीधी नहीं है, एक एक लाइन में 100 गलतियां, इतने इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं, हम देखेंगे। बट इट इज अ ट्रिब्यूट टू द जीनियस ऑफ मैकॉले। इसमें एक वर्ड भी मैं हिला नहीं सकता हूं, हम देखेंगे इन सब चीजों को। So I hope now everybody is clear about the history of IPC and the history of crime or the criminal justice system, कैसे इस दुनिया में आया, कैसे बढ़ा, इसकी हिस्ट्री क्या है, और बेसिकली क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में ये मेरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड इट। तो जस्ट मेक योर नोट्स। आज का मेरा लेक्चर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमारे प्रीलिम्स में आ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।